नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि गहराइयों में छुपी है। हम बात कर रहे हैं 11वीं सदी के एक बेहद अद्भुत और हैरत अंगेज भूमिगत चमत्कार की, जिसे रानी की वाव या रानी की बावड़ी कहा जाता है। यह सिर्फ पानी भरने का कोई आम कुआं नहीं है, बल्कि पानी को समर्पित एक पूरा का पूरा महल है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सोचिए जरा, एक 7 मंजिला विशाल इमारत जो बेहतरीन नक्काशी से सजी हो, वो अचानक धरती के नक्शे से पूरी तरह गायब कैसे हो सकती है? कोई छोटी मोटी झोपड़ी तो थी नहीं। फिर भी सदियों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर क्या हुआ होगा वहां? असल में इसके पीछे कुदरत का एक बड़ा खेल था। गुजरात के पटान में स्थित इस मॉन्यूमेंट के पास से कभी विशाल सरस्वती नदी बहा करती थी। जब इस नदी ने अपना रास्ता बदला तो ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि उसने इस पूरी की पूरी इमारत को मिट्टी, कीचड़ और रेत के अंदर निकल लिया। पर किस्मत देखिए, जिस गाड़ और मिट्टी ने इसे दुनिया की नजरों से छुपाया, उसी ने एक शील्ड बनकर इसकी नुकाशी को सदियों तक एकदम नया और सुरक्षित रखा। आज हम इस एक्सप्लेनर में इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, एक रानी का भूमिगत स्मारक। दूसरा, पानी का एक उल्टा मंदिर। तीसरा, पत्थरों पर उकेरी गई उत्कृष्ट कलाकृतियां। चौथा, प्राचीन जल इंजीनियरिंग। और पांचवां, एक पुनर्जीवित विश्व धरोहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एक रानी का भूमिगत स्मारक, यानी जमीन के अंदर बना एक मेमोरियल। जमीन के सतह से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर हम इसके इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये एक रानी के बेपनाह प्रेम और अपनी प्रजा के लिए उनकी दूरदृष्टि का सबूत है। 11वीं सदी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के निधन के बाद उनकी पत्नी रानी उदयामती ने इसका निर्माण करवाया था। जैसा कि हमने देखा, सदियों बाद ये सरस्वती नदी की गाद में दफन हो गई। फिर 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे ढूंढ निकाला और सफाई की, और आखिरकार 2014 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं था, बल्कि लोगों की पानी की जरूरत पूरी करने का एक बहुत बड़ा स्रोत था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पानी का एक उल्टा मंदिर। जैसे ही हम सीढ़ियों से एक कदम नीचे उतरते हैं, इसकी वास्तुकला सच में हैरान कर देती है। ये सिर्फ पानी जमा करने का स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि इसे एक उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया था। सोचिए, जीवन देने वाले पानी को ही भगवान मानकर उसकी पूजा करने का कितना सुंदर तरीका था। इसे मरु गुर्जारा वास्तुकला शैली में बनाया गया है। यह उस जमाने की एक ऐसी रीजनल स्टाइल थी जिसमें जियोमेट्री और बारीक नक्काशी का लाजवाब इस्तेमाल होता था। इसी शैली की वजह से इसके मंडप इतने आकर्षक और बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। और इसका आकार, ये कितना विशाल रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शुरू में इसमें पूरी 7 मंजिलें और लगभग 300 नुक्कशेदार खंबे थे। आज भी इनमें से 5 मंजिलें और 226 खंबे सही सलामत खड़े हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो इसकी भव्यता रोंगटे खड़े कर देती है। जमीन के इतने अंदर पत्थरों का ये विशाल जाल सच में किसी और ही दुनिया का एहसास कराता है। और जानते हैं यहां सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है। एकदम सही सुना आपने। जमीन के इतना अंदर उतरने पर ना सिर्फ आर्किटेक्चर का जादू घेर लेता है, बल्कि हवा में एक अलग ही सुखद ठंडक भी महसूस होती है। ये उस दौर के इंजीनियर्स की कमाल की समझ दिखाता है। उन्होंने तपती गर्मी में भी नेचुरल एयर कंडीशनिंग का एक बेहतरीन तरीका निकाल लिया था। चलिए अब देखते हैं तीसरा भाग, पत्थरों पर उकेरी गई उत्कृष्ट कलाकृतियां। थोड़ा और गहराई में उतरने पर ऐसी मूर्तियां दिखती हैं जो लगता है कि बस अभी बोल पड़ेंगी। यहाँ की हर दीवार, हर खंबा और हर आला मूर्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां और 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां मौजूद हैं। अब क्योंकि ये एक बावड़ी है और पानी का सीधा कनेक्शन भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ विष्णु जी के 10 अवतार जैसे राम, वामना, वराहा और कल्की बहुत प्रमुखता से उकेरी गई हैं। साथ ही महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी दुर्गा की बेहद आक्रामक और सजीव मूर्ति भी है। इसके अलावा 20 हाथों वाले भैरव और ढेर सारी अप्सराओं और नाग कन्याओं की मूर्तियां हैं, मानो पत्थरों पर कोई पूरी पौराणिक कथा लिख दी गई हो। इन मूर्तियों में एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अप्सराएं और नायिकाएं हैं जिन्हें बहुत ही चंचल और ह्यूमन लाइक अंदाज में दिखाया गया है। कोई श्रृंगार कर रही है तो कोई अपने बालों से पानी निचोड़ रही है, जिसे एक हंस मोती समझकर पी रहा है।
कुछ बंदरों और पक्षियों के साथ खेलती हुई दिखाई गई हैं। ठीक इसके उलट दूसरी तरफ नाग कन्याएं हैं, जो थोड़ी तांत्रिक और रहस्यमयी प्रतीकों के साथ खड़ी हैं। इनके हाथों में नरमुंड है, जिनमें मछलियां हैं, और शरीर पर सांप लिपटे हुए हैं। ये चंचलता और रहस्य का जो कॉम्बिनेशन है, ये इस पूरी जगह को एक बेहद अलौकिक रूप दे देता है। और हाँ, ये कलाकारी सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं थी। उस दौर के समाज और कल्चर की छाप भी इन पत्थरों पर दिखती है। जैसे पटन शहर अपने बेहतरीन पटोला कपड़ों के लिए मशहूर है, तो कलाकारों ने क्या किया? उन्होंने उन्हीं ट्रेडिशनल और ज्योमेट्रिक पटोला डिजाइन्स को सीधे बावड़ी की दीवारों पर नक्काशी के रूप में उकेड़ दिया। ये वास्तुकला और लोकल आर्ट का ऐसा लाजवाब मेल है, जो उस समय की लाइफस्टाइल को आज भी सटीक तरह से जिंदा रखता है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, प्राचीन जल इंजीनियरिंग यानी एंशिएंट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। बावड़ी के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचकर हमें एंशिएंट इंडिया की एडवांस्ड जल प्रबंधन टेक्निक का असली प्रूफ मिलता है। सूखे इलाके में जमीन के इतना अंदर एक ऐसी स्टेबल इमारत बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इस प्रोसेस में बहुत मेहनत लगती थी। पहले एक विशाल और गहरी खाई खोदी जाती थी, फिर अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां और छातें बनाई जाती थी। उसके बाद किनारों को धंसने से बचाने के लिए बेहद मजबूत चिनाई यानी मेसनरी की दीवारें खड़ी की जाती थी। और सबसे आखिर में इस स्ट्रक्चर को अंडरग्राउंड पानी के स्रोत से जोड़ा जाता था। यह साफ दिखाता है कि उन लोगों को मिट्टी, पानी और कंस्ट्रक्शन साइंस की कितनी तगड़ी समझ थी। इस एडवांस टेक्निक के आगे बढ़ने का सफर एक कंपैरिजन से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। एएसआई ने हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा में लगभग 5000 साल पुरानी एक बावड़ी की खोज की थी। जब हम उस प्राचीन बावड़ी की तुलना इस 1000 साल पुरानी रानी की वाव से करते हैं, तो साफ दिखता है कि स्केल, डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी में कितना भारी डेवलपमेंट हुआ। रानी की वाव 65 मीटर लंबी और लगभग 30 मीटर गहरी है। ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जो रातों रात सीख ली गई हो, बल्कि ये हजारों सालों के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का एक शानदार नतीजा थी। और अब आखिरी हिस्सा, एक पुनर्जीवित विश्व धरोहर। गहराई से वापस आज के आधुनिक युग की सतह पर आते हुए ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जो धरोहर हमेशा के लिए खो जाने वाली थी, उसका पुनर्जन्म कैसे हुआ। 1980 के दशक में एएसआई ने यहां खुदाई का एक बेहद चैलेंजिंग काम शुरू किया। दशकों से जमी हुई उस मिट्टी और गाद को इतनी सावधानी से हटाया गया कि जो बाहर निकला उसने सबको हैरान कर दिया। ये एक बिल्कुल सुरक्षित आर्किटेक्चर का चमत्कार था। ये इतना अद्भुत था कि इसे विश्व स्तर पर प्राचीन धरोहर का शिखर माना गया और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया। वैसे यहाँ एक बड़ा मजेदार फैक्ट ये भी है कि रोजाना इस वर्ल्ड हेरिटेज को करोड़ों लोग अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास लैवेंडर रंग का नया 100 रुपए का नोट है, तो उसे देखिए। उस पर रानी की वाव का ही चित्र प्रोमिनेंटली छपा हुआ है। ये दर्शाता है कि इस स्मारक का हमारे इतिहास और कल्चर में कितना बड़ा राष्ट्रीय महत्व है। इस पूरे इतिहास और कहानी को देखते हुए रानी उदयमती की दूरदृष्टि की दाद देनी पड़ती है। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा स्मारक नहीं बनवाया जो उनके राजा के लिए एक रोमांटिक ट्रिब्यूट हो, बल्कि उसे एक ऐसे रूप में बनवाया जिससे उनकी प्रजा को उनकी सबसे कीमती चीज यानी पानी मिल सके। ये एक भव्य मेमोरियल भी था और एक बेहद जरूरी पब्लिक यूटिलिटी भी। कितना विजनरी आइडिया था ये। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक बहुत जरूरी सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया में पानी का इतना भारी संकट मंडरा रहा है, तब उस प्राचीन समाज से क्या सीखा जा सकता है? एक ऐसा समाज जिसने जल प्रबंधन को सिर्फ इंजीनियरिंग की नजर से नहीं, बल्कि एक पवित्र कला और धर्म मानकर सहेजा। क्या हम पानी का वैसा ही सम्मान करना फिर से सीख सकते हैं? एक बार इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।